तो प्रकाश का सिद्धांत दिया था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने 1675 में प्रकाश की कणिका सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रकाश को एक कण के रूप में माना, प्रकाश को एक कण के रूप में माना, जिसे न्यूटन के कणिका सिद्धांत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश की किरणें निकलती तो बहुत सारे निकलते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे निकलेंगे। तो इन्होंने कहा कि असंख्य कणों के रूप में प्रकाश स्रोत से निकलते हैं। जब निकलती है तो इसी को इन्होंने कणिका कहा। इन्होंने क्या कहा? कणिका कहा। न्यूटन के अनुसार कहता है कि प्रकाश असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो है छोटे छोटे बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक प्रकाश स्रोत से कणिकाएं निकलती है, उत्सर्जित होती है। कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब कणिकाएं हमारी आंखों पर पड़ती है या परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण आती है और आपतित किरण किसी वस्तु से परावर्तन होकर हमारे आंखों के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तभी वो वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है। तो इन्होंने इसी चीज को दर्शाया कि कोई वस्तु तभी दिखाई देता है जब कणिकाएं हमारी आंखों पर पड़ती है या परावर्तन होकर उस वस्तु का हमारे आंखों में क्या बने? उसका प्रतिबिंब बने, तभी वो वस्तु क्या होगा? दिखाई देगा। कणिकाओं का वेग समान माध्यम में 3 × 10⁸ मीटर होता है। हम जानते हैं जिस प्रकार से इन्होंने प्रकाश का चाल को क्या दर्शाया कि 3 × 10⁸ मीटर होता है। यदि कभी प्रकाश किरणें सभी रंगों का अलग अलग हो तो प्रकाश किरणों का कणिकाओं का आकार भिन्न होगा। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश की किरणें का रंग यदि भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उनका आकार जो होगा वो अलग अलग होगा। हम जानते हैं कि जब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें अलग अलग एंगल पर झुकती है, अलग अलग कोण पर झुकती है, तो जिससे उसका आकार क्या हो जाएगा? किसी का बड़ा, किसी का छोटा। तो कणिकाओं का जब प्रकाश की किरण का रंग अलग अलग होगा तो कणिकाओं का आकार क्या होगा? भिन्न होगा। ये था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन के सिद्धांत को परिभाषित करने में जो असफल परिभाषित है वो, जैसे कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत की कमियां, इसको इस प्रकार से भी पूछता है कभी भी। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत में निम्नलिखित कमियां रह गई थी। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि प्रकाश सीधी गमन पथ करती है, प्रकाश सीधा गमन पथ करता है, परावर्तन अपवर्तन ये की व्याख्या नहीं की गई थी। यह सिद्धांत में प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। आप जानते हैं कि जब वस्तु बहुत छोटा हो, सूक्ष्म हो, तो प्रकाश उसकी परावर्तन की बजाय किनारों में मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाती है, इसी को विवर्तन कहते हैं। ये सब तथा ध्रुवण आदि का व्याख्या करने में ये जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था ये असफल रहा। तो ये कणिका सिद्धांत की कमियां थी। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हॉलैंड के एक साइंटिस्ट थे, यानी क्या कहते हैं, फिजिक्स थे। इन्होंने प्रकाश को एक तरंग के रूप में देखा। इन्होंने 1978 में एक सिद्धांत दिया। इनके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्रोत से समस्त संभव दिशाओं में चलती है। प्रकाश स्रोत चारों दिशाओं में चलती है, जिधर इसको चलने की प्रवृत्ति हो या संभव। चूंकि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग जो है वो माध्यम जब नहीं रहेगा, माध्यम तो नहीं चलेगा। तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वायु, जल। तो इसी प्रकार इन्होंने एक काल्पनिक हाइगेंस ने एक काल्पनिक आरहीन माध्यम ईथर की कल्पना की और उसके बीच में रखी, जिसमें प्रकाश की संचरण के सभी गुण क्या थे? मौजूद थे। तो
ये जो सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को हाइगेंस का सिद्धांत कहते हैं। तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इन्होंने एक ईथर माध्यम की कल्पना की, जो काल्पनिक भारहीन माध्यम था, जिसमें प्रकाश संचरण के सभी गुण मौजूद थे। तरंगार्ग एक समांगी माध्यम में खींचा गया एक पृष्ठ होता है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें सभी कण जो है समान कला में कंपन करते हैं। कण जो है समान कला में क्या करते हैं? कंपन करते हैं, दोलन करते हैं। तो उस बिंदु को जिस बिंदु पर खींचा गया, वह बिंदु तरंगार्ग कहलाता है। तरंगार्ग एक का स्रोत का आकार निर्भर करेगा तो समांगी माध्यम के तरंगार्ग तरंग की संचरण की दिशा पर उसका आकार जो है, यदि तरंग इधर से प्रवाहित हो रहा है तो लंबवत खींचेंगे, तो ये जो है इसके अभिलंबवत खींचेंगे तो ये तरंगार्ग, ये जो कहलाएगा ये तरंगार्ग कहलाएगा। तरंगार्ग के अभिलंबवत खींची गई स्पर्श रेखा, तरंग संचरण की दिशा में व्यक्त करती है, तो इसे प्रकाशीय किरण कहते हैं। तरंगार्ग के स्पर्श रेखा खींचेंगे तो संचरण की दिशा के लंबवत होगी, तो इसी को बोलते हैं प्रकाशीय किरण। जब यहाँ से प्रकाशीय किरण निकलती है तो पहले ये गोलीय तरंगार्ग जैसी होती है, जैसे दूर जाती है ये बेलनाकार तरंगार्ग में आती है, और दूर जाती है तो समतल तरंगार्ग हो जाती है। तो तरंगार्ग के यदि कह दे कि तरंगार्ग का न्यूनतम क्या कहलाता है, तो गोलीय तरंगार्ग, बीच क्या कहलाता है? बेलनाकार, और जैसे ही प्रकाश किरण दूर होती जाएगी तो ये समतल तरंगार्ग कहलाएगा। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है कि प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश आगे बढ़ेगी तो ये अभिलंब से होकर अभिलंब कर ये डालते हैं और स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये अभिलंब है। तो प्रत्येक बिंदु से जो प्रकाश किरण आगे बढ़ेगी वो नया प्रकाश उत्पन्न करेगी और वो अभी पीछे ग्लास बढ़ेगी, वो समतल में चला जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीय तंत्रिकाओं का सिद्धांत। प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, जहाँ प्रत्येक बिंदु पर एक नए स्रोत, यहाँ से प्रकाश बढ़ती है, यहाँ ये प्रत्येक बिंदु पर नए स्रोत का विक्षोभ उत्पन्न होता है। तरंगार्ग का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत उत्पन्न करता है, जो हाइगेंस के द्वितीय तंत्रिकाओं का कार्य करता है, जिसे प्रकाश का द्वितीय तरंग का सिद्धांत कहलाता है। ये देखिए समान कला, ये जो है यहाँ से हम चलते हैं, समान कला प्रकाश यहाँ से चलती है, प्रकाश किरण आगे बढ़ती है, तो ये प्रत्येक बिंदु से होकर स्पर्श रेखा खींचते हैं। जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न होता है और ये नए प्रकाश स्रोत उत्पन्न करता है, जिसे हाइगेंस का द्वितीय तंत्रिकाओं का कार्य करता है, और इसी को बोलते हैं हाइगेंस के द्वितीय तंत्रिकाओं का सिद्धांत। समान कला से जब ये प्रकाश किरण कंपन करती है और आगे बढ़ स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा से प्रत्येक बिंदु से नया प्रकाश उत्पन्न होती है, जो द्वितीय तंत्रिकाओं का कार्य करता है, और इसी को बोलते हैं हाइगेंस के द्वितीय तंत्रिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के सिद्धांत की कमियां, कुछ हाइगेंस का सिद्धांत की कमियां भी रह गई। हाइगेंस का सिद्धांत विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि पर ये तो क्या है सफल साबित हुआ, लेकिन इसकी दो कमियां रह गई थी। प्रकाश के हाइगेंस के सिद्धांत की कमियां, प्रकाश का जो तरंग है उसमें पहला क्या इसमें कमियां थी कि इसमें हमें एक फास्ट तरंग, यहाँ जो पीछे का तरंग है ये फास्ट तरंग प्रकाश स्रोत से अभिलंब की ओर
डालते हैं स्पर्श रेखा से। तो आगे के बारे में बताया कि द्वितीयक तंत्रिकाओं में आयाम अधिकतम होता है, लेकिन ये पीछे का पार्श्विक तरंग के बारे में इन्होंने पीछे की दिशा में शून्य होता है, इसे कल्पना करके हाइगेंस ने इसको अनुपस्थित कर दिया कि तरंगों का अनुपस्थिति को समझाया, किंतु संतोषजनक नहीं है। अतः द्वितीय स्रोत से प्रकाश का पीछे की ओर संचरण उपस्थित न होने की व्याख्या इस सिद्धांत से संभव नहीं हो सका। तो यही था इसकी पहला कमी। हाइगेंस की पहला कमी क्या थी कि ये द्वितीय स्रोत में जाता है तो प्रकाश की आयाम बढ़ जाती है, लेकिन पीछे का जो तरंग है उसको शून्य इन्होंने बताया और कल्पना करके दिखाया, लेकिन ये संतोषजनक नहीं हुआ। इसकी ये पहली कमी है। दूसरी कमियां है जो प्रकाश का रेजुरेखीय संचरण की व्याख्या नहीं करता। इनकी दूसरी जो कमियां हो गई, प्रकाश का रेजुरेखीय संचरण, प्रकाश तो क्या होती है, चारों दिशाओं में होती है, जो रेजुरेखीय संचरण की दिशा की व्याख्या नहीं करता है, नहीं किया। तो ये हाइगेंस सिद्धांत की दो कमियां थी। ध्वनि स्रोत से भी ध्वनि चारों ओर ध्वनि वेग से तरंग अनुधार्य रूप में संचरित होता है। इस माध्यम का प्रत्येक कण द्वितीय स्रोत माना जा सकता है। अतः ध्वनि तरंगों का संचरण हाइगेंस सिद्धांत पर भी समझा जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाइगेंस सिद्धांत की जो दो कमियां थी, वो कमियां क्या थी। पहला कमी ये थी कि इन्होंने आगे वाले तरंग को तो बताया कि इनका आयाम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन पीछे का जो तरंग है इन्होंने शून्य कर दिया और इनकी अनुपस्थिति को अनुपस्थित कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है। प्रकाश पीछे के संचरण उपस्थित न होने की व्याख्या से इस सिद्धांत को संभव नहीं हो सका। तो ये था हाइगेंस सिद्धांत की कमियां।